बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कहीं किसी टॉपिक की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको किसी में भी प्रॉब्लम है, टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आप सारे ब्रार को बता सकते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 के मैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो टॉपिक्स हैं टॉपिक में मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले टॉपिक में से आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है मिलना, दो लाइनों का मिलना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम दो लाइंस ड्रा करते हैं राइट एंगल टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और इस सिस्टम को हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, किसी पॉइंट को जब पॉइंट ए बी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। और यहाँ पॉइंट ए बी का मतलब क्या है कि इस पॉइंट की वैल्यू जो है अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है a, और अलोंग वाई एक्सिस इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है b। और आप ये भी कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो आपको सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द सिस्टम ऑफ टू एक्सिस, जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, जो यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन प्लेन। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो बात पता होनी चाहिए एमसीक्यू के हवाले से, ये कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर की को रिप्रेजेंट अगर हमने करना है प्लेन, प्लेन से क्या मुराद है, सरफेस। सरफेस पे हमने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है जो बेसिकली किसी पॉइंट के बारे में बता रहा होता है। ये देखें अभी पॉइंट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताएगी इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और इसकी डायरेक्शन बेसिकली इस पॉइंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो किसी भी सरफेस पे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने एंगल यूज करने पड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए एक एंगल यूज करते हैं। और ये कौन सा एंगल है, जो वेक्टर बना रहा होता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये भी अक्सर एमसीक्यू जाता है कि हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एंगल लेते हैं वो किस डायरेक्शन में लेते हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसी टॉपिक में से कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग दो तरह के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। हम जब डिफाइन करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो हम टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से डिफाइन करते हैं, जो बेसिकली प्लेन की सरफेस पे किसी पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन एक और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है जिसमें हम लोग तीन एक्सिस को यूज करते हैं, एक्स वाई और जी। इसको हम यूज करते हैं स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने। स्पेस में एयर में कोई बॉडी है, हवा में है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन एक्सिस की जरूरत होती है। और आपको पता होना चाहिए, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्पेस में किसी वेक्टर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए हम कितने एंगल यूज करने पड़ते हैं, तीन। एक अल्फा जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, बीटा जो वाई एक्सिस के साथ बनता है, गामा जो जी एक्सिस के साथ बनता है। तो आपको इसके बारे से भी आइडिया होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने एंगल यूज करते हैं, तीन एंगल यूज करते हैं। इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन, जो आपने टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम के लिहाज से डिफाइन कर देनी है। इट इज द सिस्टम ऑफ टू एक्सिस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो ये आपको पता होना चाहिए जिस पॉइंट दोनों मिलती है लाइन से हम कहते हैं ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। वाई एक्सिस जो होता है वो जो अबव ओरिजिन से अबव क्या होता है, पॉजिटिव, और बिलो क्या होता है, नेगेटिव। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, अब एडिशन ऑफ फैक्टर्स जो है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए। आपसे कह सकते हैं कि हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर्स। तो आपने हेड टू टेल रूल को डिस्कस करना है कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। और किस तरह, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है a, ये वेक्टर है b। हमने क्या करना है, वेक्टर a के हेड को वेक्टर b की टेल से जोड़ देना है, यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड की टेल से जोड़ दिया। अब फर्स्ट की टेल को सेकंड के हेड से जोड़ने के लिए हम जो वेक्टर ड्रा करेंगे वो क्या कहलाएगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हम हेड टू टेल रूल के जरिए दो की बजाय जितने मर्जी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने पांच वेक्टर ऐड करने हैं, पहले के हेड को दूसरे की टेल से, फिर दूसरे के हेड को तीसरे की टेल से, चौथे के हेड को पांचवें की टेल से, फिर सबसे पहले एक वेक्टर की टेल को सबसे आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ने के लिए हम जो वेक्टर ड्रा करते हैं
वो क्या कहता है रिजल्टेंट। तो आपको हैड टू टेल रूल के बारे में पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। इसे डिफाइन करने के बाद आपने एग्जांपल भी जस्टिफाई करनी है। एग्जांपल आप दो वेक्टर के लिहाज से ही बता सकते हैं। अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि हम जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो दो वेक्टर ही आपस में ऐड हो सकते हैं, स्केलर वेक्टर में ऐड नहीं हो सकता। और जो से दो वेक्टर आपस में ऐड होंगे वो दोनों वेक्टर सिमिलर काइंड के होने चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। फोर्स में वेलोसिटी वाला वेक्टर ऐड नहीं हो सकता, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। और आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि वेक्टर एडिशन जो होती है उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी a प्लस b किसके बराबर होता है, b प्लस a। चाहे आप वेक्टर a में b को ऐड करें, चाहे वेक्टर b में a को ऐड करें, आंसर सेम आएगा। ये देखिए हम इसी जगह इसी एग्जांपल में अगर मैं वेक्टर b के हेड के साथ वेक्टर a की टेल को जोड़ता हूँ कि ये मेरे पास वेक्टर b है, इसकी टेल के साथ मैं वेक्टर a की टेल को जोड़ता हूँ। तो अब ये देखिए b की टेल को a के हेड से मैं जब जोड़ रहा हूँ तो वेक्टर जो आएगा वो b प्लस a कहलाएगा। और आप देखें b प्लस a और a प्लस b दोनों बिल्कुल एक जैसी लेंथ के और एक जैसी डायरेक्शन वाले। तो आपको एक यार बात पता होनी चाहिए, वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में है तो आपने ये डायग्राम बना के जस्टिफिकेशन देंगे। अब ये नंबर ऑफ वेक्टर एडिड बाय हैड टू टेल रूल कितने हो सकते हैं, एनी नंबर, ये पता होना चाहिए। अब ये जो एमसीक्यू है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि a = 7 है, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड 7 है, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड 10 है। तो बताएं इन दोनों का रिजल्टेंट इनको हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है, इनमें से इसका आंसर 15 है। ये कैसे आपको पता होना चाहिए, दो वेक्टर को हम जब ऐड करते हैं तो आंसर उनके सम और डिफरेंस के दरमियान कोई भी हो सकता है। आप देखें इन दोनों का सम हमारे पास क्या आएगा, 10 × 7 17 और डिफरेंस क्या आएगा 10 - 7 3, यानी कि 3 से लेके 17 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। 17 का आंसर आएगा जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, और 3 का आएगा जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे। अगर ना पैरेलल होना एंटी पैरेलल होंगे इनके दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखो 3 से 17 के दरमियान यहाँ पे कौन सी वैल्यू पाई जा रही है, 15। इसका आपको आइडिया होना चाहिए। पैरेलल हो तो आंसर मैक्सिमम आएगा जो सिंपल सम के बराबर है, एंटी पैरेलल हो तो मिनिमम आएगा जो डिफरेंस के बराबर है। रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर से क्या मुराद है कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करके जो सिंगल वेक्टर हमें हासिल होता है उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी नेचर उन वेक्टर जैसी होती है जिन्हें हम ऐड कर रहे होते हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिमिलर टू वेक्टर एडिशन ही, इसमें भी हम हैड टू टेल रूल को यूज करते हैं। बस इसमें एक्चुअली डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आप देखो मैं वेक्टर a में से b को माइनस कर रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस माइनस b, यानी सब्ट्रैक्शन इज आल्सो अ वेक्टर एडिशन। लेकिन इसमें हमने क्या करना होता है, जो सेकंड वेक्टर होता है उसके नेगेटिव को पहले वेक्टर में ऐड करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये वेक्टर a ये वेक्टर b है तो मैंने a माइनस b फाइंड करने के लिए वेक्टर b को पहले रिवर्स करना है, यानी जिधर टेल है उधर आपने हेड लगा देना है, यानी डायरेक्शन को रिवर्स करना है। फिर माइनस b वाले वेक्टर के टेल को अपने वेक्टर a के हेड से जोड़ना है। अब a की टेल को माइनस b वाले वेक्टर के हेड से जोड़ने के लिए हम जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो क्या कहलाएगा, इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस। तो आपको पता होना चाहिए सब्ट्रैक्शन में वेक्टर एडिशन की तरह ही हम करते हैं, लेकिन करना क्या होता है कि सेकंड वेक्टर के नेगेटिव को पहले वेक्टर में ऐड करना है। और आपको पता होना चाहिए सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, इसमें आपको पता होना चाहिए अब जब किसी वेक्टर को स्केलर में ऐड तो नहीं कर सकते लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसके नीचे में आंसर कौन सा आता है, वेक्टर। और आप ये देखें ये वेक्टर a इसको मैं स्केलर को से मतलब नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, इसकी मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ जाएगी लेकिन डायरेक्शन अनचेंज है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्शन भी चेंज होगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो ये एमसीक्यू भी आता है कि हम वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन किस एंगल पे चेंज होती है, 180 डिग्री पे चेंज होती है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, हम नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 से क्या मुराद है कि वो नेगेटिव नंबर है। अगर नंबर नेगेटिव है तो हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, चेंज। और अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो फिर हमारे पास डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास आपको ये देखिए, अगर हम किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका यूनिट है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका यूनिट क्या होगा, मल्टीप्लाई करने वाले नंबर और वेक्टर के यूनिट का प्रोडक्ट। इस तरह मोमेंटम हमारे पास एक एग्जांपल है जो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके हासिल होती है। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, मास स्केलर है, और यहाँ मोमेंटम का यूनिट होगा वो मास और वेलोसिटी के यूनिट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस तरह फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके हासिल होती है। एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास क्या है, स्केलर।
अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। इसको हम यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि आप किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास उसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। यानी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं अब पता होगी, डायरेक्शन भी पता होगी। और यूनिट वेक्टर का हम सिंबल क्या लिखते हैं, वेक्टर के ऊपर हैट लगा दें तो हमारे पास क्या बनता है, सिंबल के ऊपर तो यूनिट वेक्टर का सिंबल है। और वो किस तरह बनता आता है कि आप किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो मोस्टली हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह के होते हैं। एक होता है आई कैप जो अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन बताता है, एक होता है जे कैप जो अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शन बताता है, एक होता है के कैप जो डायरेक्शन बताता है अलोंग जी एक्सिस। यानी कि अगर मैं लिखता हूं एक वेक्टर है 2i कैप, इसका मतलब कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है और उसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर मैं लिखता हूं कि वेक्टर है 3i कैप प्लस 5j कैप, मतलब कि इसकी ये वेक्टर एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के दरमियान में पाया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, डायरेक्शन ऑर्बिट वेरी है, जिसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। और ये कैसे हासिल होता है, इसका सिंपल वे ये है कि आप किसी वेक्टर में इसी का नेगेटिव ऐड कर दो तो क्या आएगा, नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। यानी इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो सेम है, लिहाजा ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।